ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए 7वें चरण के लिए 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो देखिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 4 जून को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी। तमाम बड़े चेहरे आपस में देख सकते हैं। तमाम दल जो एक साथ आए थे, बदलाव की बात जिनकी ओर से कही गई थी, आप सभी को देख सकते हैं। संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, राघव चड्ढा, भगवंत मान, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में इंडिया गठबंधन की यह बैठक शुरू होने वाली है। आवाज मिल रही है कंचन आपको? लगता है कंचन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और आपको बता दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है। खबर के मुताबिक इस बैठक में सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बड़ी बैठक। देखिए 4 जून को आखिर क्या रणनीति बनाएगा विपक्ष, क्योंकि 4 जून को यह पता चल जाएगा कि देश की जनता ने आखिर किसके हाथों में केंद्र की बागडोर दी है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा, संजय सिंह, भगवंत मान विक्ट्री साइन दिखाते हुए आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में यह बड़ी बैठक शुरू होनी है। 4 जून को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ऑपरेशन लोटस तो ना हो जाए, इसके लिए भी एहतियात बरते जा रहे। कंचन लगातार बनी हुई है। कंचन, बस थोड़ी देर का इंतजार और फिर शुरू होगी ये अहम बैठक विपक्षी दलों की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास 10 राजाजी मार्ग पर। यहाँ पे तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे उनके सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद है। बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इसके अंदर, पीडीपी और टीएमसी से कोई शामिल नहीं हुआ है। बात करें यदि टीएमसी की, तो टीएमसी की जो ममता बनर्जी है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पोलिंग डे है इसलिए हम शामिल नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आई और आज बैठक में शामिल नहीं हुए। यदि बात की जाए तमाम अन्य नेताओं की पार्टियों की, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तमाम नेता यहाँ पे सीनियर लीडर्स जितने भी हैं सभी मौजूद हैं सभी पार्टियों के लगातार। लेकिन पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और टीएमसी से ममता बनर्जी इस आज की बैठक में शामिल नहीं हुई है। एक और चीज कंचन, कुछ ऐसी भी जानकारी है कि प्रियंका गांधी भी पहुंची है, लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो इंडिया गठबंधन की ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है, प्रियंका गांधी उसकी सदस्य नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से किसी दूसरी बैठक के लिए यहाँ पर आई हैं। फिलहाल सोनिया गांधी, बात कर राहुल गांधी इस बैठक के लिए शामिल हुए, लेकिन प्रियंका गांधी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है इस बैठक के लिए नहीं आई है, लेकिन वो अन्य दूसरी किसी बैठक के लिए आई हैं जो कि इस बैठक के बाद होगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। तो तमाम जिस तरीके से सबसे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची थी, लेकिन तमाम नेताओं की देरी थी और कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो इस बैठक के लिए नहीं है। अब देखना ये होगा जब बाहर सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आई, क्या वो इस बैठक में ही शामिल हुए, क्योंकि अभी तक हमारे पास यही जानकारी निकल कर आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बैठक की सदस्य नहीं है, तो इस बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। ठीक है कंचन, अब एक और चीज, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? क्योंकि बात ये कही जा रही है कि ईवीएम की निगरानी, मतलब ईवीएम की निगरानी कैसे, साथ ही साथ क्या फेस को लेकर भी कुछ बातचीत होगी, क्योंकि 2 दिन बाद काउंटिंग होनी है। दावा यह है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो फेस को लेकर कुछ बात होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए बात होगी, लेकिन हमारे पास हमारे सूत्रों से ये जानकारी निकल कर आई है तो इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। जिन मुद्दों पे चर्चा होगी वो चर्चा है कि जब काउंटिंग वाला डे है उस दिन 17C फॉर्म, जो कि 17C फॉर्म वो होता है कि जिसमें कि मतदान जिस दिन होता है तो उसमें जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी के होते हैं तमाम चीज़ों पोलिंग बूथ पर होते हैं, तमाम पूरे दिन की वो निगरानी करते हैं वहाँ पर, उनको दिखाकर उनके साइंस होते हैं कि देखिए
इस तरीके से ईवीएम अब बंद हो रही है, जो कुछ भी है आपकी निगरानी में सब कुछ सेफ्टी के साथ किया जा रहा है। उन सभी कैंडिडेट्स के जो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके साइंस होते हैं। उस 17C को मैच करने के लिए पोलिंग डे पे मतदान जिस दिन रिजल्ट आएगा कि इतना आपको पूरा ब्यौरा दिया जाता है 17C फॉर्म में जब मतदान होता है कि इतनी वोट्स पड़े हैं, ऐसा हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जयराम रमेश ने ये कहा कि जिसकी ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री उस पार्टी का होगा, लेकिन क्या इस फॉर्मूले पर सारी पार्टियां अपनी राजी जो है या रजामंद हो पाएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगातार जैसे देखा जाए यूपीए की भी जब सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी एक मेजर पैन इंडिया पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी सहयोगी दलों के साथ में। लेकिन जब प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए बात हुई थी तो सोनिया गांधी जी का नाम आया था। उस समय वो अध्यक्ष थे यूपीए अपनी कांग्रेस की पार्टी की, तो उन्होंने फैसला लिया था कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब तत्काल जो हमारे अभी फिलहाल जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे है। लगातार जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने आता है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए तो कहीं ना कहीं सभी सहयोगी दल उसके लिए राजी हैं। अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक है क्या उसमें तमाम 17C फॉर्म और जो रिजल्ट डे है उसके अंदर तमाम पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी जितनी भी तमाम चीज़ें हैं निगरानी की जाएगी, उसको लेकर चर्चा होगी या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे का भी डिस्कशन आज की बैठक में होगा। यदि बात की जाए प्रधानमंत्री के चेहरे की तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम के लिए अग्री करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब वाकई में इस प्रकार की कोई चर्चा होगी तो क्या आगे बात निकल कर आती है। ठीक है, चलिए कंचन, आप नजर बना करके रखिए इस बैठक पे। बेहद अहम बैठक जो है वो इंडिया अलायंस की अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। बात हो रही थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी दूरी बनाकर रख रही है, इसके पीछे कारण क्या है? तो थोड़ी देर में देखिए इंडिया गठबंधन की ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बताई हमने। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी और 3 बजे तक का वोट परसेंटेज आ गया है। 49.68% वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान जो है वो बिहार में हुआ है और सबसे ज्यादा अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में 58% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। झारखंड में भी वोटिंग की रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं सुकून देने वाली बात है कि वोटर्स जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं आखिरी चरण में। हालांकि वो भी कुछ ही राज्यों में, जिसमें झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से जबरदस्त मतदान हो रहा है। 60% वोटिंग हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा मतदान अगर कहें तो झारखंड में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 58% वोटिंग। इसके अलावा अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में 58% वोटिंग। झारखंड में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक। ये अपने आप में मतलब एक तरीके से कहें पिछले 6 चरणों में इस तरीके के हालात नहीं दिखे थे और अब अगर इस चरण में दिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में जितनी ज्यादा भागीदारी लोगों की उतना मजबूत लोकतंत्र होता है। और न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का जो मतदान हो रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में वोटिंग है अपने घरों से निकलें और मतदान करें। भुवन भाई, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो ममता बनर्जी को लेकर के रिप्लाई करना चाह रहे थे, दीदी की दूरी क्यों? देखिए, आज एक तो बंगाल में मतदान है, अंतिम चरण का है। यूपी में भी है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ लगातार जिस प्रकार की घटनाएं, आज मैं घटना का सुन पा रहा था कि वहाँ पर ममता बनर्जी के जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनको ही बूथ लगाने नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार की घटना एक चैनल में मैं सुन पा रहा था। तो चुनाव पर किसी प्रकार जिस प्रकार विपक्ष की सत्ता है तो ये भी भय रहता है कि किस प्रकार वहाँ पर जो सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और आदरणीय ममता जी इन चीज़ों को समझती हैं कि लंबे समय से वहाँ पर शासन में है। और दूसरी बात, उनके आदरणीय ममता जी ने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हैं कि वो गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन को है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया जो नाम है वो आदरणीय ममता जी ने देने का काम करा। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आदरणीय ममता जी ने सबसे पहले कहा। और एक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे सबसे बड़े दिल के व्यक्ति
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है। वहाँ भदोही में तृणमूल तो कांग्रेस तो समझ में नहीं आया, बंगाल में साथ साथ, बंगाल में अलग अलग, भदोही में साथ साथ, ये अलग समझ नहीं आ रहा। मैं कहता रहा हूँ भदोही उत्तर प्रदेश में हम लोग साथ ही हैं। तो दीदी अखिलेश यादव के साथ हैं या इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, लेकिन कुछ विषयों पर तालमेल ना होने के कारण कांग्रेस और वो लड़ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है हमारा। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री बाद में बनाएंगे, तब तो वो स्ट्रेटजी हो जाता है। हम लोग प्रधानमंत्री बाद में बनाएंगे तो स्ट्रेटजी नहीं होता। नहीं, लेकिन कभी हम साथ साथ हैं, कभी हम आपके हैं, कौन? ऐसे में जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। ऐसा है ना, साथ हैं कि नहीं है? ममता कभी नहीं, कहीं कहीं, मतलब कहीं साथ हैं, कहीं हम आपके हैं। मैं आपसे सिचुएशनशिप मैं आपको बहुत चल रहा है ये वर्ड आज। मैं पारुल जी बता रहा हूँ, मैं आप इससे पहले 3-4 राज्यों के चुनाव हुए। जब राज्यों के चुनाव हुए तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट क्यों नहीं बना रहे? उन्होंने कहा ये हमारी स्ट्रेटजी है। ऐसे हम प्रधानमंत्री की हमारी स्ट्रेटजी है, हम लोग साथ साथ लड़े, अलग अलग लड़े, ये हमारी स्ट्रेटजी है। अखिलेश यादव ने कहा था ये स्ट्रेटजी मीडिया को थोड़े ही ना बताएंगे। बिल्कुल। अब आपको जवाब खुद ही पता है, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बिल्कुल। शत्रुपा जी रिप्लाई करना चाह रही हैं। शत्रुपा जल्दी से। नहीं, बहुत जल्दी से। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इनको ममता जी के रवैया का बारे में उतना ख्याल नहीं है, जैसे हम तो भुगत रहे हैं ना पश्चिम बंगाल से। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में या उनका इलाके में कोऑर्डिनेटर नहीं बैठा है, ऐसा हमें ऐसा खबर नहीं है। और बाकी रहा वो तो बाहर से दे रहा है ना सपोर्ट, और ये शायद अरविंद केजरीवाल का फेवरेट पार्टी होगा, तो वो बाहर से, मतलब दिल्ली से बाहर, पश्चिम बंगाल से शायद सपोर्ट दे रहा है। ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग में ही कैन नॉट अटेंड। अभी पश्चिम बंगाल में इतना सिचुएशन है कि पश्चिम बंगाल का स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं, उनका अभी तक कोई फैसिलिटी आया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नहीं करता है, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा है, तो अभी उनको चिंता करना है कि 4 जून के बाद बाहर से है या नहीं है। जैसे आपने कहा, कहीं और कहीं और, कभी और कभी नहीं, कहीं कहीं, स्टेट और दिन में भी बदल जाता है। ठीक है। तो 2 दिन पहले, जी, अगर ये स्थिति है, कहीं पे हम साथ साथ, कहीं हम आपके हैं कौन, अगर ये हालत है, क्योंकि ये सिर्फ टीएमसी के साथ नहीं है, इस गठबंधन की एक और पार्टी है जिसके साथ आप चंडीगढ़ में साथ हैं लेकिन पंजाब में साथ नहीं है, दिल्ली में साथ हैं लेकिन पंजाब में अलग अलग हैं। हाँ, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो आने से संकोच कर रही हैं, दूसरी तरफ पीडीपी वो भी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आ रही। और जहाँ तक है कि आप पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं गठबंधन के लोग, तो इंडिया गठबंधन के लोग, तो ये जो है एक बड़ी ही अजीब तरह की स्थिति इनकी बनी हुई है। और ये जो इन्होंने किया है वो इसी जो आंतरिक जो इनमें जो चल रही है चीज़ें, जो एकता नहीं बन पा रही है, हमको लगता है कि उसको एकजुटता के रूप में दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बावजूद भी ये सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन लोगों को लाने में सफल नहीं हो पाए। शायद ये सोच रहे थे कि अंतिम चरण है और सब लोग साथ आ जाएं तो एक विपक्ष का चेहरा स्पष्ट होगा कि हम लोग साथ में हैं, लेकिन वो कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। वो मैसेज जो देना चाह रहे, लेकिन चलिए कम से कम सामने आए। जो पहले जो स्थिति थी कि वो कर ही नहीं पा रहे थे कार्यक्रम को, उन चीजों को कर पाने में अभी सक्षम हुए, ये एक ठीक स्थिति है उनके लिए कि इतने दूरह राह को चल रहे हैं और फिर भी उसको देखिए क्या कर पाते हैं। लेकिन जहां तक नहीं, आकाश जी से इसी का रिप्लाई ले। आकाश जी, देखिए, ये देखना ही नहीं चाहते। दरअसल हर चीज इनको इंडिया गठबंधन की गलती दिखती है, क्योंकि इनका चश्मा ही गलत है। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। हाँ, बोलता है। तो अभी ये देखिए धीरज भाई, आज का जो मीटिंग आदरणीय खड़गे जी के यहाँ हो रही है, बस स्पष्टता देना चाहता हूँ, ये बहुत अहम मीटिंग है। ये कोई पंतप्रधान का कैंडिडेट डिक्लेयर करने की मीटिंग नहीं है। इस देश का जो चुनाव आयोग है उसका जो कंडक्ट रहा है वो कंडक्ट कहीं ना कहीं डाउटफुल है, और वो विपक्ष को, आज इंडिया गठबंधन को और देश को प्रश्न चिन्ह है कि ये सही तरीके से जजमेंट देंगे कि नहीं। तो 17C का तो एक इशू है, कंचन जी मैं अभी सुन रहा था। 17C जो होता है, जो पोलिंग डे के दिन लास्ट आवर में जब खत्म हो जाता है सब वोटिंग, तब पोलिंग एजेंटों की सिग्नेचर ली जाती है। और 17A होता है
जो चुनाव के जब गिनती होती है, मतगणना होती है, उसके अंदर उसकी टैली की जाती है। और उसके बाद जो पहले के जो अनुभव रहे हैं बिहार में, कैंडिडेट को 50 वोट से 40 वोट से सर्टिफिकेट बांट दिए गए, कैंडिडेट वहां पे जीतने का घोषित भी नहीं हुआ। तो इसी आधार पर आज चुनाव आयोग, अभिषेक जी, एक सेकंड भुवन जी, अभिषेक जी, अभिषेक नहीं, हाँ भुवन भाई, अभिषेक जी, कोर्ट गए आप इसको लेके? अभिषेक जी, हाँ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, उस कोर्ट की वजह से ही तो हमको आपको न्याय मिल पाया। क्या आपने देखा नहीं किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई चंडीगढ़ में? अरे सर, चंडीगढ़ वाले में आप जीते ना, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जो बिहार का जिक्र कर रहे हैं कि 40 वोटों 50 वोटों से जीत मैं आज के मीटिंग का परिषद बता रहा हूँ। मैं उसी नहीं, आप इस पॉइंट पे आए, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये स्थिति थी, चुनाव आयोग ने ऐसा किया, नहीं भुवन भाई, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये चुनाव ही किस मुद्दे पे हो रहा है? लोकतंत्र बचाने को, देश बचाने को, संविधान बचाने को है। ये तो एक चंडीगढ़ का उदाहरण था। सर, दिल पे हाथ रख करके बता दीजिए कि इस देश के संविधान को कौन बदल रहा है? ये तो दिल पे हाथ रख करके बता दीजिए कि क्या इस देश के संविधान को कोई बदल देगा? जी, बदल इस देश के संविधान को कोई खत्म कर देगा? 400 पार का नारा है संविधान बदलने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश का क्या लॉजिक देते हैं? एक चीज सुनिए, जब संविधान बदलने की बात आप करते हैं, आप कह रहे हैं, बिल्कुल, भास्कर जी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। आप देखिए, ये वो पार्टी के करते प्रवक्ता कह रहे हैं जो सबके सामने, मीडिया के सामने बिल फाड़ दिए जाते थे, उन्हें आज लगता है कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान की और जनता के मतों की कितनी कदर करी है आप लोगों ने? संविधान बदलने की बात आप लोग करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाने का काम इस सरकार ने किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार कब बदला गया? एक सेकंड, आकाश जी, के सामने राहुल गांधी पेपर फाड़ देते हैं, बिल फाड़ देते हैं। आपको लगता है कि वही राहुल गांधी संविधान बचा पाएंगे? आप संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं जब वो? अरे राहुल गांधी जो फाड़ा था वो गलत बिल था, वो लोगों के हित में नहीं था, वो फाड़ा था। आप समझ लीजिए, बिल फाड़ना ये नहीं होता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कब छेड़ा गया? मैं बोल रहा हूं, आकाश जी, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का उसे कब छेड़ा गया? बेसिक स्ट्रक्चर को किसने छेड़ा? जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था, उस वक्त जब प्रीएम्बल का ये रखा गया, उस दिन जो किताब बांटी गई, वो किताब के अंदर से बेसिक स्ट्रक्चर को निकाल दिया गया। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आकाश जी, सिंपल सा स्ट्रक्चर को हटाने का आप देखिए मेरे सवाल, आप भुवन जी, आप मेरे दोनों सवाल को इग्नोर कर गए। बिहार वाले मामले पे आपने कहा 40-50 वोटों से जिता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं गए? देखिए, हमको ये नहीं, क्यों नहीं गए? अभिषेक जी, हमको दूसरी बात, संविधान की अगर आपने बात की, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कब छेड़ा गया? हम आज जितने भी हमारे दल है, जितने भी इंडिया गठबंधन, फिर वही बात सर, हम जमीनी सवाल को मत टालिए सर, सवाल को मत टालिए। कब छेड़ा गया संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को? पहली बार कब छेड़ा गया? किसने छेड़ा? मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था, उस दिन छेड़ा गया, उससे पहले कभी नहीं छेड़ा गया। प्रियम्बल को कौन छेड़ा? इसके पहले डॉक्ट्रिन ऑफ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसने और कब छेड़ा? कोई तरतूदी नहीं है, कोई चाहे तो नहीं उसको बदल सकता है, कोई चाहे तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, पहली बात तो इनको ना संविधान पता है, नहीं देखो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले को क्या संविधान पता रहने वाला है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से पता रहने? जवाब दे रही है, इन्होंने इंक्लूड किया था अपना नेत्री ने। तो वही मैं तो पूछ रहा था, तो उसका आकाश जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब नया संसद भवन बना तो उस समय शायद पहली बार छेड़छाड़ किया गया। पता नहीं है। देखिए, ठीक है, संविधान जो संशोधन हुआ 42वां और 40वां, वो प्रियम्बल के साथ ही तो हुआ। वही तो आकाश जी से पूछ रहा था। आप ये देखिए, बहरहाल भुवन जी, ये आप कह रहे हैं कि प्रियम्बल में कभी कोई बदलाव ही नहीं हुआ, ऐसा तो हुआ है। तो ऐसा मत कहिए, एक ही चश्मे से मत देखिए चीजों को, जो तथ्य भुवन भाई जल्दी से बोलिए, फिर मैं रुद्र जी के पास जाता हूँ। भुवन जी जल्दी से। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, 400 सीट लाने के मतलब के लिए क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग संविधान बदलेंगे, कौन कह रहे हैं? इनके सांसद का कभी ऐसा नहीं कहा। ये कौन है? शत्रुपा जी वेट, रिप्लाई सुने, बोलिए भुवन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरुण गोविल जो मेरठ से इनके सांसद थे, वो क्या कह रहे थे? अनिल हेगड़े इनके जो बीजेपी के सांसद थे, है नहीं, आपने तो पहले विजयी घोषित कर दिया। चलिए, अभी तो कैंडिडेट है।
पहले ही विजय चलिए, घोषित कर रहे हैं। ठीक है, नहीं भुवन जी बोलिए। आपने उन्हें पहले विजय बना दिया, हमने कहा कि वो भी कैंडिडेट हैं। नहीं बोलिए भुवन जी बोलिए। अरे नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, बोलिए आप। अनिल हेगड़े जी क्या परिभाषा बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि हमको 400 जो सीटें चाहिए, इसलिए चाहिए हमें संविधान बदलना है। किसी विपक्ष के व्यक्ति ने कहा कि हम लोग आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और देश बचाने का चुनाव है। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और आपने देखा लोकतंत्र की विरोधी है। चंडीगढ़ में किस प्रकार लूट हुई, और ये अगर ये लोग तीसरी बार वापस आए तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये तो एक चंडीगढ़ था, ये पूरे देश को चंडीगढ़ बना देंगे। ठीक है भुवन जी, आपने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ये कहा। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम 50% का कैप तोड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो संविधान भी बदल देंगे। आपके तो सबसे बड़े नेता खुल करके बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। देखिए, आप बताइए। अभिषेक जी, हाँ, मेरे नेता के ऊपर आपने प्रश्न पूछा है, मैं जवाब दूंगा। आपके सहयोगी हैं, साथी हैं। हाँ, वो चीज पे बोल रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, 50% का गैप तोड़ना इंदिरा साहनी केस के बारे में, ये संवैधानिक कोई ये नहीं है, आप समझ के लीजिए। वो पार्लियामेंट का अधिकार, राहुल गांधी के शब्द है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी जरूरी है इस देश के अंदर। हाँ। जब महाराष्ट्र के अंदर मराठा वहां पे ये मांग रहा है, राजस्थान के अंदर गुज्जर वहां मांग रहा है, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको नहीं मानेंगे आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है नहीं मानेंगे उससे। अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% का कैप डाला है। हाँ। और वो पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट के अंदर तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटेक करेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो ओवरटेक करेंगे नहीं है। जो तो फिर वो क्या है, आप मुझे बता दीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन है, जब सदन को अधिकार है बदलने का। धीरज जी, ठीक है धीरज जी, आकाश जी, आगे ये चर्चा जारी रखेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें यहाँ पर रुकना है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।